नमस्कार आप सभी प्यारे मित्रों को बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज के इस वीडियो सेशन में हम भाषा विज्ञान पार्ट 3 लेकर के आए हैं। भाषा विज्ञान के फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों अपलोड हो चुके हैं। आज के इस वीडियो सेशन में हम पार्ट 3 में बात करेंगे भारतीय आर्य भाषाओं की। तो आप सभी जानते हैं ये जितनी भी परीक्षाएं हिंदी से रिलेटेड होती हैं उन सभी में, चाहे वो कोई भी स्तर की एग्जाम क्यों ना हो, चाहे किसी भी स्तर का, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, या फिर आपका यूजीसी नेट का हो, या फिर किसी भी अन्य प्रदेश की परीक्षा का भी हो, तो भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो टॉपिक है इस टॉपिक से ऐसा हो नहीं सकता कि कोई क्वेश्चन आपसे ना पूछा जाए। तो उम्मीद है आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियोस देख लिए होंगे। ये पार्ट 3 है और इसी पार्ट 3 में आज हम जो है इसमें पूरे भाषा विज्ञान के टॉपिक को यहाँ पर खत्म करने वाले हैं। तो ये भाषा विज्ञान का जो टॉपिक है ये 3 वीडियो में आप तक पहुँच चुका है। आज के इस वीडियो में हम आर्य भाषाओं के साथ साथ जो हमारी अपभ्रंश से निकली हुई भाषा है, मतलब हिंदी है, उस पर बात करेंगे और अब उसके बाद बोलियों की भी बात करेंगे। और बोलियों को याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक और खासकर जो मेरा तरीका है, स्पेशल तरीका, जिस तरीके से मैंने अपनी पढ़ाई की है और जिस तरीके से मैंने अच्छे से याद किया है, और आप लोगों को भी वो तरीका अच्छा लगता है, जैसे कि कुछ वीडियोज मैंने ट्रिक के साथ डाली हैं तो वो सभी आपको पसंद आती हैं। तो मुझे लगता है कि जितना भी पढ़ाई कर लीजिए, लेकिन जब तक कि आप किसी चीज़ को याद करने के लिए बार बार उसका अभ्यास नहीं करते तब तक वो चीज़ें दिमाग से स्लिप हो जाती हैं। तो आपको दिमाग से स्लिप ना हो, बोलियों की क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है और जो भी अपभ्रंश से निकली हुई बोलियां होती हैं, उपभाषाएं होती हैं हिंदी की, उनमें बड़ी कन्फ्यूजन होती है। तो उन सभी को दूर करने के लिए आज की हमारी ये स्पेशल वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय आर्य भाषा परिवार की। इसी आर्य भाषा को ही आप जानते हैं कि भारोपीय परिवार कहा जाता है, यानी कि आर्य कहें या भारोपीय परिवार कहें। ठीक है, अब ये जो आपने इसके पहले के जो विभाजन देखे कि किस प्रकार से कहां कहां से जो है इसमें आते हैं अन्य अन्य भाषा परिवार, तो उन्हीं में से अब आर्य भाषा परिवार या जो है इसी को आप जो अन्य नाम भारत हित्ती परिवार के नाम से जानते हैं, ये जितने भी नाम से अलग अलग क्षेत्रों में संबोधन होता है वो सब मिला करके हमारी जो हिंदी भाषा है इसी का प्राचीन रूप है, इसी का मध्यकालीन रूप है और इसी का वर्तमान रूप है। तो ये हम बात करेंगे और वर्तमान का मतलब आधुनिक भारतीय भाषाओं से होता है। तो इसमें जो 3 प्रकार के विभाजन हुए थे उन्हें हम सबसे पहले लेंगे आर्य यानी कि भारोपी परिवार के अंतर्गत। तो जो 3 प्रकार के विभाजन हुए थे उसमें सबसे पहले आती है प्राचीन। वैसे ये जो टॉपिक है मेरे हिसाब से इसमें लोगों को ना बहुत जो है दुरूहता का सामना करना पड़ता है, इसलिए लोगों को लगता है कि बहुत टफ टॉपिक है, इसको कौन पढ़ेगा, हटाओ, टाइटल देख करके वीडियो देखना पसंद नहीं करते। लेकिन मुझे यकीन है कि जिन लोगों ने देखा है उन लोगों को ये टॉपिक अपने आप में आसान लगने लगा होगा। तो उम्मीद है कि आप लोग आगे के इस पार्ट को भी देखेंगे और बोलियों वाली टॉपिक को भी आज की इस वीडियो में क्लियर कर पाएंगे। तो प्राचीन आर्य भाषा जिसका कि समय है, प्राचीन आर्य भाषा का जिसका समय है 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी तरह का कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए ईसा पूर्व और ईसवी सन में। इस पर हमने कल भी बात की थी कि जो ईसा पूर्व होता है ये ईसवी सन से पहले का समय होता है। ठीक है, आप जो ये ईसवी देख रहे हैं यहाँ पर, ये ईसवी नहीं है बल्कि ये ईसा है। तो ईसा पूर्व का समय जो होता है वो ईसवी सन से पहले का समय होता है। तो इस तरह से 1500 वर्ष पूर्व ईसा पूर्व से और उससे भी 500 ईसा पूर्व, यानी कि ये प्राचीन आर्य भाषा का जो समय है ये हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की। मध्यकालीन, ये 3 प्रकार के जो विभाजन हुए हैं इन सभी के जो सन है यानी कि समय है उसे पूछा जाता है। तो मध्यकालीन आर्य भाषा का जो समय है इसे हम देखेंगे, ये होता है आपका
500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। इसके बाद आता है आधुनिक आर्य भाषा। वैसे तो इसको अगर पूरा लिखने लगेंगे तो थोड़ा समय ज्यादा लगेगा कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार, इस तरह से। तो हम सीधे सीधे इसको ऐसे लिख रहे हैं शॉर्टकट में। तो भारतीय जो विभाजन हुई प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में, तो आधुनिक का जो समय रहा वो रहा 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व से अब तक। अभी हमारी जो स्थिति है वो आधुनिकता वाली स्थिति है, यानी कि हम आर्य भाषा का जो प्रयोग कर रहे हैं उसकी आधुनिक रूप का प्रयोग कर रहे हैं, और आधुनिक रूप में ये हिंदी के नाम से जानी जाती है। अब यहाँ पर देखिए, अगर प्राचीन आर्य भाषा का जो इसका प्रयोग किस प्रकार से हुआ है, तो यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि ये दो तरह की यहाँ पर भाषा का प्रयोग होता था। एक होती थी वैदिक संस्कृत, यहाँ पर थी वैदिक संस्कृत जो कि वेदों में जिनके माध्यम से वेदों की ऋचाएं, श्रुतियां ये वर्णित है। दूसरी थी लौकिक संस्कृत, यानी कि सांसारिक और व्यवहारिक संस्कृत। ये इसमें थी किसमें, आपके प्राचीन आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत। तो इस तरह से वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में ये जो है बटी नहीं, बल्कि इसका बढ़ता हुआ क्रम है। जैसे आप हिंदी के स्वरूप को अगर देखेंगे तो जो हिंदी का स्वरूप है, मैं आपको यहाँ पर भी नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ कि हिंदी का जो स्वरूप है, जिस तरह से आप इसको पढ़ते हैं तो हिंदी का बढ़ता हुआ क्रम पूछते हैं, तो सबसे पहले जो इसका प्रादुर्भाव हुआ है, यानी कि अगर हिंदी की उत्पत्ति देखें कैसे हुई है, तो हिंदी की उत्पत्ति जो हुई है उसमें जो क्रम चला है वो क्रम कभी कभी अनुक्रम के रूप में भी आता है। आप देखेंगे सबसे पहले आई वैदिक संस्कृत, उसके बाद आई इसका जो विकास हुआ वैदिक संस्कृत का, वो हुआ लौकिक संस्कृत के रूप में, लौकिक संस्कृत। और लौकिक संस्कृत से ये आई पाली में, पाली बनी। पाली से पाली, इसके बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद इसका जो रूप बना वो रहा अपभ्रंश। इसे गौर से देखें आप लोग, अपभ्रंश। और अपभ्रंश का जो रूप परिवर्तन हुआ आगे चल करके वो हुआ अवहट्ट में। अवहट्ट कहा जाता है कि अपभ्रंश का बिगड़ा हुआ रूप है। और फिर इसके बाद हिंदी का विकास हुआ है, यानी कि हिंदी की विकास परंपरा को अगर देखें, इसको हम विकास परंपरा भी कह सकते हैं, उत्पत्ति भी कह सकते हैं। तो इतनी सारी भाषाओं की जो यहाँ पर एक परंपरा चली, यानी कि इनकी जो उत्पत्ति हुई उसके माध्यम से हिंदी की जो उत्पत्ति हुई, तो इसमें बहुत सारा प्रभाव इन भाषाओं का पड़ता है। खासकर इसमें संस्कृत भाषा के शब्दों की जो बहुलता है वो इसी कारण है, क्योंकि वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत हुई बनी, लौकिक संस्कृत से पाली, और फिर पाली से प्राकृत, फिर प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश से अवहट्ट, और अवहट्ट से हिंदी। तो इस तरह की एक श्रृंखला चली, और उसी से हम जो आज का वर्तमान रूप देख रहे हैं हिंदी का, वो इसी परंपरा के अंतर्गत, विकसित होने वाली परंपरा के अंतर्गत आई है, यानी कि हिंदी का जो आप रूप यहाँ पर देख रहे हो। अब हम बात करेंगे वैदिक संस्कृत में क्या हुआ। वैदिक संस्कृत में जो हमारी प्राचीन ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इसमें जो है गोपथ ब्राह्मण हैं, और जितने भी वैदिक ध्वनियों की जो भी कुछ निर्माण हुआ वो सब वैदिक संस्कृत के अंतर्गत हुआ। तो वैदिक ध्वनियों में अगर देखें तो इसमें 52 ध्वनियां मानी जाती हैं, और इसमें 52 ध्वनियों में 13 स्वर और 39 व्यंजन माने जाते हैं। तो इस तरह से वैदिक संस्कृत का विकास हुआ। वैदिक संस्कृत के बाद आती है लौकिक संस्कृत,
और लौकिक संस्कृत में जो है, जो ये 39 जो 52 वर्ड थे वो घट करके 48 रह जाते हैं। और इस प्रकार से ला और ला, जीवामूली और उपमद उपधमान, ये जो है 2 लुप्त हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर ये कुछ लुप्त होने के कारण इनकी जो स्वर और व्यंजनों की संख्या रहती है वो 48 रह जाती है। फिर अब बात करते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट, ये आती हैं। और फिर आधुनिक भारतीय भाषा के अंतर्गत आती है हिंदी। अब यहाँ पर प्रश्न ये बनता है कि जो भी अपभ्रंश हैं, जैसे आप नाम सुनते हैं, सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और ब्राह्मण अपभ्रंश और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, खास अपभ्रंश, तो ये जो अपभ्रंश के नाम आप सुनते हैं, इन्हीं से हिंदी के विभिन्न बोलियों का विकास हुआ, हिंदी की उपभाषाओं का विकास हुआ। और ये जो विकास क्रम आप देखते हैं, यहाँ से प्रश्न 100% नहीं बल्कि 110% आपको मिलते ही मिलते हैं किसी भी हिंदी के एग्जाम में। तो इन्हें आपको पढ़ना और समझना, दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। पाली, जो कि जिसे प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है, पाली भाषा को प्रथम प्राकृत कहा जाता है और प्राकृत को द्वितीय प्राकृत कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो पाली थी, इसी में त्रिपिटक ग्रंथ लिखे गए। पाली भाषा में त्रिपिटक ग्रंथ लिखे गए। प्राकृत में जैनों ने अपना ग्रंथ लिखा। प्रथम प्राकृत कहा जाता है इसे, और प्राकृत को कहा जाता है द्वितीय प्राकृत। तो ये सब चीजें जो तथ्य हैं, इनको महत्वपूर्ण तरीके से ऐसे ही छोटे छोटे शॉर्ट्स नोट्स बना करके उसमें आप लिख सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। इसके बाद प्राकृत भाषा में जो हम पढ़ते हैं ना, सौरसेनी और अर्धमागधी, मागधी, ये सभी आती हैं इसके अंतर्गत, प्राकृत भाषा के प्रकार के अंतर्गत, जिसे हम द्वितीय प्रकार प्राकृत कहते हैं। सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, पैशाची और महाराष्ट्री, ये सभी जो हैं इस प्राकृत भाषा के प्रकार के अंतर्गत आती हैं। फिर अपभ्रंश में ब्राह्मण आती है, और अपभ्रंश में ही इसका जो विकसित रूप है, जो सौरसेनी, हम इसके पहले सौरसेनी पढ़ रहे थे कि सौरसेनी प्राकृत है, वो धीरे धीरे करके अपभ्रंश के अंतर्गत वैसी की वैसी ही अपना ली जाती है। अब इसमें अपभ्रंश काल की कुछ रचनाएं और रचनाकार भी पूछे जाते हैं। अपभ्रंश काल में जैसे आपसे पूछा जाए कि अपभ्रंश काल में इनमें से कौन सी रचना हुई थी, तो कुछ रचनाओं के नाम भी ध्यान होने चाहिए। जैसे कि आप पढ़ते हैं प्राकृत व्याकरण, प्रबंध चिंतामणि, प्राकृत पैंगलम, ये रचना है। राउल वेल है, संदेश रासक है, पाहुड़ दोहा है, उपदेश रसायन रास है। जितने भी जैन धर्म वाले ग्रंथ हैं, ये सभी प्राकृत में मिलते हैं। अपभ्रंश में उनको माना जाता है क्योंकि प्राकृत अपभ्रंश का ही रूप है, मतलब अपभ्रंश जो है प्राकृत का ही रूप है। तो इसलिए इन रचनाओं को भी ध्यान रखना और इनकी रचनाकारों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपसे पूछा गया पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन है, तो ऑप्शन आपको मिलेंगे जिसमें जोइंदु भी होंगे, रामसिंह भी होंगे, आपके हेमचंद्र भी होंगे और मेरुतुंग भी हो सकते हैं। तो इनमें से कौन से सही ऑप्शन में आप टिक करेंगे, तो इसके लिए आपको इन कवियों के नाम और इनकी रचना के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये प्रारंभिक रचनाएं हैं और अपभ्रंश की रचनाएं हैं, इसलिए ये ज्यादा पूछी जाने की संभावित जो है संभावना रखती हैं। कीर्तिलता और कीर्ति पताका, जो कि आदिकाल से संबंधित है, ये रचना भी विद्यापति की है और ये जो है अपभ्रंश और अवहट्ट में लिखी मानी जाती है, तो इसलिए ये भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देवसेन की श्रावकाचार। तो ऐसे ही इन रचनाओं को, इनको पढ़ना, इनको समझना और इनको याद रखना, नोट्स में और प्रैक्टिस में करते रहना बार बार, ये चीजें आपको बहुत ही आगे चल करके बहुत ही अच्छे से आपका जो है ज्ञानवर्धन भी करेंगी और आपको एक सफलता की सीढ़ी तक भी पहुंचा देंगी। तो अभी हम बात करेंगे यहाँ पर अपभ्रंश के क्षेत्रीय स्वरूप और आधुनिक भाषाओं की, यानी कि जो अपभ्रंश है उन अपभ्रंश से यहाँ पर क्या क्या और कौन कौन सी उपभाषाएं जो है वो निकली हैं। यानी कि हिंदी की उपभाषाओं की अगर हम बात करें तो उपभाषाओं में जैसे आप सुनते नहीं है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी, तो ये सभी पूछते हैं, मतलब पूछा जाता है। तो इनके बारे में जान लेना कितनी उपभाषाएं हैं और कितनी बोलियां हैं। तो हिंदी में आप पढ़ते होंगे बार बार कई जगह 17 बोलियां और 5 उपभाषाएं लिखी मिलती हैं, लेकिन ये गलत है,
हिंदी की जो उपभाषाएं हैं उनकी संख्या है 5, जो कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है और प्रामाणिक किताबों से पढ़ा हुआ है। तो हिंदी की उपभाषाएं जो है वो है 5, और जो हिंदी की बोलियां हैं वो है 18। वो है 18 बोलियां हैं। तो इस तरह से इन बोलियों को याद रखना, इनके क्षेत्रों को याद रखना, किस उपभाषा वर्ग का किस अपभ्रंश से उद्भव हुआ है और किस उपभाषा वर्ग में कौन कौन सी बोली आती है, यही बोलियों से पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं। तो आप क्या करेंगे, अब जैसे हिंदी की उपभाषाओं की हमने बात की, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक ग्राफ बना देते हैं कि किस अपभ्रंश से कौन सी निकली है उपभाषा, और उस उपभाषा को याद रखने के लिए, उस उपभाषा को याद रखने के लिए मैं यहाँ पर एक ट्रिक के साथ आई हूँ। ये ट्रिक मैंने ऐसे ही कभी कभी पहले मैं वीडियो जो देखती थी, जब भी मुझे ज़रूरत लगती थी, तो मैंने वहाँ से सीखा कि हाँ, हर चीज़ को याद करने का एक स्पेशल तरीका होता है। तो मैंने भी ट्रिक बनाना वहीं से सीखा है। तो अब वो ट्रिक कैसे बनी है आप लोग ज़रूर इसको बताइएगा, आपको कितना फ़ायदा पहुँचाने वाली, या आपने कौन सी अच्छी ट्रिक बनाई है, इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और अगर ये पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। देखिए, बार बार ये चीज़ें मैं कहती हूँ, लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन आप जानते हैं जब कोई नए क्षेत्र में उतरता है तो उसको थोड़ा सा अनुभव कम होता है। तो मुझे अभी अनुभव भी कम है और साथ में आपका सहयोग भी कम मिल रहा है, क्योंकि मैं काफ़ी लंबे समय से आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ। तो मुझे लगता है कि आपका सहयोग मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए था, जो कि कम मिल रहा है, और इससे ना मनोबल थोड़ा थोड़ा सा डाउन होता है, थोड़ा सा हिम्मत हारने लगती हूँ। लेकिन फिर सोचती हूँ कोई बात नहीं, एप्लीकेशन पे वीडियो डालनी है, कोई बात नहीं। लेकिन आप लोगों का सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और तभी जब आपके लाइक्स आते हैं, जब आपके कमेंट आते हैं, तभी एक अंदर से जो है एक प्रेरणा आती है और कुछ करने की और ज़्यादा क्षमताएं बढ़ जाती। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बात करूं सौर सेनी अपभ्रंश की। सौर सेनी अपभ्रंश, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे अपभ्रंश है ये, और इधर जो लिखेंगे ये सभी इसकी उपभाषाएं होंगी, ठीक है। तो इनको आप देखें, थोड़ा सा यहाँ मैं रफ कर देती हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो समझने में। उपभाषाएं भी कह सकते हैं, बोलियां भी कह सकते हैं इनको, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो सौर सेनी है, मतलब ये 5 इधर जो अपभ्रंश की उपभाषाएं हैं ये है, इधर लिखी है, इधर इनकी बोलियां हैं, कौन सी अपभ्रंश से कौन सी बोली उद्भत हुई है, तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सौर सेनी, अब यहाँ पर आप, जैसे मैं इसको ट्रिक के साथ आपको बताती हूँ, तो थोड़ा सा समय लगेगा, लंबी वीडियो भी हो सकती है, और खासकर इसमें थोड़ा सा जो है आपको देखने में भी थोड़ी सी यहाँ पर धैर्य की जरूरत होगी थोड़े से। तो देखिएगा कि सौर सेनी के लिए मैंने जो ट्रिक बनाई है वो है, शोर पहाड़ी हिंदी का राज पश्चिमी में गूंजा। अब आप यहाँ पर समझेंगे इसको मैं क्या कह रही हूँ, कि शोर पहाड़ी हिंदी का राज पहाड़ी में गूंजा, सॉरी, राज पश्चिमी में गूंजा। राज पश्चिमी में गूंजा। अब इसको ध्यान से देखें अगर आप, तो आपको यहाँ पर सारी भाषाएं मिल जाएंगी, और वो भाषाएं कैसे मिलेंगी आप ध्यान दें जरा सा, तो देखेंगे कि शोर से क्या हो गया, शौर सेनी, शोर से हो गया सौर सेनी, यानी कि सौर सेनी अपभ्रंश से कौन कौन सी बोलियां निकली हैं, तो पहाड़ी से हो गई पहाड़ी, पहाड़ी, और हिंदी से पहाड़ी हिंदी, यानी कि हिंदी से तात्पर्य यहाँ पर हिंदी से ही है, और ये हिंदी सभी भाषाओं के लिए, जितनी भी यहाँ पे बोलियां हैं इन सब के लिए यूज हुआ है, ठीक है। तो हिंदी, और का यहाँ पर साइलेंट है। राज का मतलब है राजस्थानी, राजस्थानी। पश्चिमी से मतलब है पश्चिमी हिंदी,
पश्चिमी हिंदी। और गूंजा से मतलब है, में साइलेंट है, गूंजा से मतलब है यहाँ पर गुजराती। गुजराती कि सौर पहाड़ी हिंदी का राज पश्चिमी में गूंजा। तो सौर सेनी जो अपभ्रंश है, इससे पहाड़ी हिंदी निकली है, इससे राजस्थानी निकली है, इससे पश्चिमी हिंदी निकली है और इसी से गुजराती का उद्भव हुआ है। तो इस तरह से ये ट्रिक जो है कभी कभी होता है एग्जाम में, हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। कई चीजें, कई विकल्प एक साथ देख करके हमें थोड़ा सा जो है लगता है कि थोड़ा सा दिमाग से स्लिप हो रहा होता है, कहीं ना कहीं हम जो है फिसल रहे होते हैं। तो वहां पर ये ट्रिक जो है बहुत काम आती है, क्योंकि हम बिल्कुल एकदम सटीक जो है आंसर लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं कि सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी, पहाड़ी, ये जो है चार उपभाषाएं इससे निकली हुई हैं। आधुनिक भाषाएं इस सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत निकली हुई हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर, जिसमें हम देखेंगे सौरसेनी अपभ्रंश हो गई। सौरसेनी अपभ्रंश के बाद हम चलेंगे मागधी अपभ्रंश। ये भी अपभ्रंश है, मागधी अपभ्रंश। और इसमें जब हम बनाएंगे ट्रिक, तो आप देख सकते हैं मागधी से कौन कौन सी भाषाएं निकली हुई हैं, कौन कौन सी आधुनिक भाषाएं निकली हैं कि मांग, असमिया, बंगला, उड़ा, बिहारी का। मांग, असमिया, बंगला, उड़ा, बिहारी का। देखिए, हर एक कठिन टॉपिक को याद करने की एक सरल पद्धति होनी चाहिए, और वही सरल पद्धति मैं यहाँ पर अपनाने की कोशिश कर रही हूँ कि जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि खासकर हिंदी के अध्येता हैं और वो किसी भी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो वो सभी मांग, असमिया, जैसे हम यहाँ पर मागधी अपभ्रंश की जो बोलियां हैं उनको याद करने की कोशिश में बार बार एक दूसरे से मैच कर देते हैं, मिला देते हैं, मिस मैच हो जाता है। तो क्या करते हैं कि मांग, असमिया, बंगला, उड़ा, बिहारी का। तो मांग से हो गई मागधी, ठीक है, और असमिया से हो गई बोली असमिया, मतलब ये खुद में एक बोली है, पूरी पूरी लिखी हुई है, असमिया। बंगला से हो गई बंगला, उड़ा से हो गई उड़िया, और बिहारी से बिहारी। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रहेगा कि मागधी अपभ्रंश से असमिया, बंगला और उड़िया और बिहारी, ये जो है यहाँ से उत्पत्ति हुई है इसकी, इस अपभ्रंश से। तो इस तरह से याद करने में आसान रहेगा। अगली हम जो बोली देखेंगे वो है अर्धमागधी। ये है अपभ्रंश अर्धमागधी। इसमें हमने जो ट्रिक बनाई है वो ट्रिक है कि आधी मांगे पूरी हिंदी, आधी मांगे पूरी हिंदी। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने का प्रयास कर रही हूँ जिससे आपको साफ साफ स्पष्ट दिखे। तो आधी से हो गई अर्धमागधी, आधी मांगे से हो गई अर्धमागधी, मागधी यानी कि मांगे, आधी यानी कि अर्ध। पूरी हिंदी, पूरी से हो गई पूर्वी, जैसे पश्चिमी हिंदी सौरसेनी से निकली है वैसे पूर्वी हिंदी अर्धमागधी से निकली है। तो यहाँ पर ये एक इकलौती जो है वो पूर्वी हिंदी है, इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, अर्धमागधी के अंतर्गत। तो पूर्वी हिंदी के लिए हमने लिख दिया पूरी हिंदी की आधी मांगे पूरी हिंदी। और इसके बाद हम बात करेंगे अर्धमागधी हो गई, फिर है महाराष्ट्री। तो महाराष्ट्री याद करने में बहुत सरल है क्योंकि इसके अंतर्गत भी एक ही बोली आती है, और महाराष्ट्री के अंतर्गत जो कि हम याद करेंगे ऐसे महामराठे, जैसे कहते हैं जय मराठे, वैसे यहाँ कहेंगे महामराठे। महा से हो गई महाराष्ट्री और मराठे से हो गई मराठी। ठीक है, इस प्रकार से हम इन बोलियों को अच्छे से याद कर सकते हैं, इन भाषाओं को कि कौन सी भाषा कहाँ से किस अपभ्रंश के माध्यम से निकली है। अब आप सोचेंगे उड़िया, वो हिंदी भी कैसे आई? ठीक है, तो हिंदी ही है उड़िया। ठीक है, गुजरात में हिंदी बोली आती है, उसमें उड़ीसा में, लेकिन वो उड़िया भाषा जो है वो हिंदी का ही रूप है। बिहार में बिहारी जो है, असमिया जो है वो मागधी अपभ्रंश से निकली है। तो इस प्रकार से हिंदी की जो क्षेत्र, यहाँ पर अभी हम आगे क्षेत्रों की भी बात करेंगे और इनकी खास खास बोलियों की भी बात करेंगे। तो ये सब चीजें जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, राजस्थानी हिंदी हो गई, असमिया हिंदी हो गई, गुजराती हिंदी हो गई, तो ये सभी जो है
थोड़े थोड़े यहाँ पर चेंजेस हैं, बहुत सारा परिवर्तन नहीं है। तो ये सब चीजें जो है, जितने भी आप देख रहे हो, ये सभी किसी न किसी अपभ्रंश से ही प्रसूत हैं। तो आगे देखेंगे अगला जो हमारा यहाँ पर महाराष्ट्र की बात आती है, ब्राचड़। ब्राचड़ और पैसाची। ब्राचड़ और पैसाची, ठीक है। अब इसमें हमने बहुत मजेदार तरीके से याद करने की कोशिश की है। जैसे हम लोगों को सिंधी खस्ता बहुत पसंद है, जो लोग खाते होंगे वो जानते होंगे कि जो सिंधी खस्ता होता है बहुत स्वादिष्ट होता है। तो यहाँ हमने क्या किया कि याद करने के लिए जो ये हमारा है, सॉरी, जो सिंधी बोली है, सिंधी, उसे हमने कहा सिंधी खस्ता बेचो। बेचो से हो गई ब्राचड़, बेचो से हो गई ब्राचड़, और सिंधी से हो गई सिंधी। सिंधी खस्ता बेचो और लहंगा पंजाबी पहनो, ठीक है, लहंगा पंजाबी पहनो। अब इस लहंगा पंजाबी पहनो से तात्पर्य आपको पक्का पक्का पता चल रहा होगा कि लहंगा से हो गई लहंदा और पंजाबी से हो गई पंजाबी। तो इस तरह से जो हम कई चीजें एग्जाम में जब हम गड़बड़ करते हैं, कहीं ना कहीं गलतियां करते हैं, तो वो सारी गलतियां हमारी इस तरह से हमें हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए, ट्रिक जो है बैठी होनी चाहिए और उसका बार बार अभ्यास होना चाहिए। तो इस तरह से हम उसको सही कर सकते हैं, क्योंकि एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, 3 बार गलत होगा, लेकिन बार बार गलत होने के चांसेस नहीं रह जाते। अब आप सोच रहे होंगे मैं गलत होने की बात क्यों कर रही हूँ, किसी भी परीक्षा में बैठने के बाद हम गलत करेंगे तो हम नौकरी कैसे पाएंगे, सफलता कैसे पाएंगे। तो इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, और किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से या फिर हमारे चैनल पर हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसमें टेस्ट सीरीज और हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन को बार बार टेस्ट देते रहना चाहिए, जब तक कि आपका पूरा का पूरा पेपर सही ना हो जाए। तो इससे आपको एक अभ्यास मिलेगा, अभ्यास के साथ साथ आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर एक आत्मविश्वास, और उस आत्मविश्वास से ही आप किसी भी कठिन परीक्षा को बहुत ही आसानी से पास कर सकते हो। तो इतने के लिए आपको क्या करना है, आपको संकल्प एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसमें जाकर के जो भी उसके चार्जेस हैं उनको जमा करके और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना है, जो कि हर टॉपिक पर मिलती है। नेक्स्ट हम बताएंगे यहाँ पर हमारी जो उपभाषाएं हैं और उनकी बोलियां हैं। तो उपभाषाएं अभी हमने क्या बताई थी, उपभाषाएं हमारी हैं 5, ठीक है, और बोलियां हैं 18। तो उपभाषाएं और बोलियां, आप यकीन माने कोई भी पुराना पेपर उठा के देखें तो बोलियों के संबंधी जितने भी प्रश्न होते हैं ना, यहाँ से ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो कि आपको नहीं मिलेगा। और सिर्फ इतनी थ्योरी पढ़ने से, सिर्फ इतने शॉर्ट ट्रिक पढ़ने से आपको कोई ना कोई प्रश्न बोलियों वाला जरूर से जरूर फंसेगा किसी भी पुराने पेपर में। तो इस वीडियो को ऐसे बीच में छोड़ के ना जाएं, बल्कि पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखें, या स्पीड बढ़ा के देख लें अगर पढ़ाने का तरीका स्लो हो तो जरूर देखें, और इसके साथ साथ अपने नोट्स भी बनाते चलें। तो उपभाषाएं की जब हम बात करते, जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, एक ग्राफ बनाने की कोशिश की। उपभाषाएं में जैसे हमारी सबसे पहले आई पश्चिमी हिंदी, जिसे हमने क्या पढ़ा था, सौरसेनी से, ठीक है। पश्चिमी हिंदी जिसका कि उद्भव हुआ सौरसेनी अपभ्रंश से। हमने पढ़ा था ना, शोर पहाड़ी हिंदी का राज पश्चिमी में गूंजा, तो ये वही है पश्चिमी हिंदी, यानी कि सौरसेनी अपभ्रंश से इसका उद्भव हुआ है। और इसके साथ राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती इसके साथ ही सौरसेनी से प्रसूत है। तो पश्चिमी हिंदी में अब कौन कौन सी बोलियां आती हैं, हम इस पर बात करेंगे। तो पश्चिमी हिंदी में आती है कि हरिया खड़ी बुंदेली में, ब्रज बोले कन्नौजी में। बहुत मजा आ रहा होगा सुन करके कि क्या पढ़ा रही हैं, ठीक है। तो हरिया खड़ी बुंदेली में, हरिया खड़ी बुंदेली में, ब्रज बोले कन्नौजी में। अब आप सोच रहे होंगे ब्रज भाषा को कन्नौजी में कोई कैसे बोल सकता है, लेकिन हमें याद करने के लिए कभी कभी किन्हीं चीजों को किन्हीं के साथ जोड़ देना होता है। तो यहाँ पर क्या जोड़ा हमने, ब्रज बोले कन्नौजी में। अब इसको हम अगर स्पष्ट करने जाएं तो आपको समझ में आ जाएगा अभी कि मैं यहाँ पर क्या बताने वाली हूँ, क्या समझाने वाली हूँ। तो हरिया से हो गई क्या, हरियाणवी। हरिया से हो गई हरियाणवी, ये बोली है, ठीक है, बोली है। खड़ी से हो गई क्या, खड़ी बोली। खड़ी से खड़ी बोली। बुंदेली से बुंदेली।
हर बोले बुंदेलों के हमने सुनी कहानी थी, ये वही बुंदेला है, वही बुंदेला प्रदेश है। ठीक है, बुंदेली। और ब्रज, ब्रज आगरा मथुरा के पास बोली जाने वाली भाषा। ब्रज बोले, बोले यहाँ पर साइलेंट है, में साइलेंट है। ठीक है, कन्नौजी में साइलेंट है। और कन्नौजी, कन्नौजी यानी कि कन्नौजी भाषा, कन्नौजी बोली, कन्नौज के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाने वाली। अब इतनी बोली है, इनमें आपको तैयार हो गया होगा एक बोली कौन सी, हरियाणवी, दूसरी कौन सी खड़ी बोली, तीसरी कौन सी बुंदेली, चौथी कौन सी ब्रज, और पांचवी कौन सी कन्नौजी। तो इस तरह से आप इनको एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि हरिया खड़ी बुंदेली में, ब्रज बोले कन्नौजी में। ये क्या है, ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। एक हमने उपभाषा यहाँ पर तैयार की। अब हम दूसरी उपभाषा पे चलेंगे। दूसरी उपभाषा हमारी कौन सी है, वो है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी। अब पूर्वी हिंदी को याद करने के लिए हमने जो ट्रिक बनाई है वो है कि अवध की बघेली, अवध की बघे छत्तीसी, अवध की बघे छत्तीसी। ठीक है, या इसको और भी कोई अच्छे आसान तरीके में अगर आपने याद किया है तो इसे जरूर हम तक भेजें। और यहाँ पर हमने जो कोशिश की है वो ये है कि अवध की बघे छत्तीसी, यानी कि अवध से हो गई कौन सी, अवधि, अवधि बघे छत्तीसी। वैसे तो मैंने याद की थी, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अलग चेंज कर दिया है। और बघे से हो गई बघेली, बघेली। और छत्तीसी, छत्तीसी यानी कि 36 से हो गई छत्तीसगढ़ी। अब देखिए, आप खुद देखिए, इतनी सारी बोलियों को याद करने के लिए आप किन किन क्रम से याद करेंगे, किस किस उपभाषा वर्ग से उसको मिला देंगे, किस किस अपभ्रंश से उसको मिला देंगे। तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। खासकर जो लोग पहली बार परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने का जिनके पास अनुभव नहीं है, उनको ये चीजें बहुत मदद करेंगी। और जो लोग इससे पहले कई बार बैठ चुके हैं, कई बार असफलता मिल चुकी है, फिर भी उनको अनुभव बहुत ज्यादा मिल चुका है, तो उस अनुभव से वो कहीं ना कहीं गलत चीजों को सही कर लेते हैं। क्योंकि मेरा खुद का अनुभव रहा है कि अगर आप किसी भी परीक्षा में बैठ करके कोई गलत आंसर कर आते हैं, तो उस गलत आंसर का जो सही आंसर होगा वो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाता है। और अगर आपने ऐसे ही विद्यार्थियों पर भी लागू होता है। अभी मान लीजिए आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन में ही आप चीजें यहाँ पर सुन रहे हो सकता है आप स्किप कर जाओ, छोड़ जाओ, कुछ भी करो, लेकिन ऐसे ही क्लासरूम में भी होता है। जो बच्चे जिनका मन नहीं लगता है वो बैठे रहते हैं, खास करके बैक बेंचर जो होते हैं, उनको ऐसा बोला जाता है कि इनका पढ़ने में मन नहीं लगता है। और वो बार बार जो है आपकी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। आप जानते हैं अच्छे से कि उनका मन यहाँ नहीं लग रहा है, क्योंकि मन तो वास्तव में बहुत चंचल होता है, वो कहीं भी भाग जाता है। कहते नहीं, सबसे ज्यादा गति जो होती है वो मन की होती है दुनिया में, इससे तीव्र और कुछ भी नहीं है। मन एक पल में, एक पल के 100वें हिस्से में कहीं से कहीं पहुंच सकता है। तो वैसे विद्यार्थियों का भी मन होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उनको प्रेरित करते हैं कि बेटा ऐसा करो, गलत उत्तर ही दे दो। गलत उत्तर दोगे लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा कि आज आज गलत उत्तर दिया, पूरे क्लास ने मेरा मजाक बना लिया, हंस लिया मुझे, अगले दिन में सही उत्तर दूंगा। तो खासकर वो जो गलत उत्तर दिया होता है वो सही हो जाता है आपके उस क्लास के, उस माहौल के अंदर। आपको सिर्फ खड़े होने की जो आपके अंदर क्षमता आई, उस क्षमता से ही आपका सही उत्तर हमेशा के लिए सही हो जाता है। यानी कि वो जो गलत उत्तर आपने दिया है वो हमेशा सही हो जाता है। तो ये विद्यार्थियों के साथ भी होता है, और हम जैसे जो अध्येता हैं उनके साथ भी होता है। हम लोग जो प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करने के लिए अपना दिन रात एक करके पढ़ने के लिए बिल्कुल व्याकुल होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, उनके साथ भी ऐसा होता है। कभी कभी हमारी चीजें जो हमारे दिमाग में जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं जो क्लियर नहीं हो पाते, वो सारे जो है प्रैक्टिस सेट से क्लियर हो जाते हैं, वो सारे अभ्यास से क्लियर हो जाते हैं। तो मुझे जहां तक लगता है कि किसी भी परीक्षा को देने से पहले कम से कम 10 से 15 सेट आपको जरूर से जरूर अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि जो गलतियां हम सीधे परीक्षा भवन में करने वाले हैं वो हमारे टेस्ट में हो जाए तो हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और यही गलतियां हर अध्येता करता है, हर प्रतियोगी करता है, कि जब वो परीक्षा में जाकर के और कॉन्फिडेंट होकर के कि नहीं मुझे तो सब आता है, और फिर छोटी से छोटी गलतियां करके आता है। तो ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अपने अभ्यास को निरंतर देते बनाते रहना है। करत करत अभ्यास ते जड़मति हो सुजान, रसरी यावत जात ते सिल पर परत निशान। कि अगर बार बार कोई चीज पढ़ी जाती है, बार बार याद हो रही है, तो या भूल जा रहे हैं, तो भी हम बार बार देखने से उसको
जरूर याद कर सकते हैं। जैसे छोटा बच्चा कोई बार बार उसको पढ़ाया जाता है टा से टमाटर, उसको पल्ले नहीं पड़ता है, उसको समझ नहीं आता है कि टा क्या है और टमाटर क्या है। ठीक है, अब वो टा और टमाटर क्या है इसमें वो उलझा रहता है, और फिर धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आती है कि टीचर कहता है कि बेटा देखो ये टमाटर का चित्र बना हुआ है, ये इमेज बनी हुई है। बच्चे के दिमाग में वो इमेज बैठ जाती है, और खासकर तब वो और अच्छे से बैठ जाती है जब वो अपने घर पे टमाटर को देखता है, कहता है मम्मा ये तो टमाटर है, पापा ये तो टमाटर है, मेरी मैम ने पढ़ाया था। तो वो टमाटर अब उसको याद है टा से टमाटर। आजकल तो बहुत भी चला है आहा टमाटर बड़ा मजेदार, बार बार जब भी ये गाना आता है छोटे बच्चों की याद आ जाती है, आहा टमाटर बड़े मजेदार। जैसे उदाहरण के लिए मैंने इसे दे दिया बीच में, लेकिन आप खुद सोचिए कि जिन चीजों को आप बार बार अभ्यास करके याद करते हुए बार बार भूल जा रहे हैं, उनको याद करने का और इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। तो ये तरीके जो हैं ये आपको अपनाने पड़ेंगे, इन्हीं से आपकी सफलता असफलता इन्हीं पर डिपेंडेंट होती है। बहुत कुछ पढ़ लेते हैं लोग, कहते हैं जैसे दो विद्यार्थी की बहुत पढ़ लिया मैंने, बहुत पढ़ लिया, मेरा सब कुछ तैयार है, लेकिन परीक्षा में जाने पर, एग्जाम देने पर उनका रिजल्ट निगेटिव आता है। तो क्यों आता है निगेटिव? फिर कहेंगे नहीं प्रतियोगी बहुत थे, संख्या बहुत थी। ऐसा कुछ नहीं होता है, आपका ओवर कॉन्फिडेंट होना ही वहां पर गलत होता है। तो ये चीजें आपको सुधारनी पड़ेंगी। जो भी लोग यहाँ देख रहे हैं, मैं समझ रही हूँ कि आप लोगों को शायद ये लग रहा होगा क्लास को छोड़ के बीच में कहाँ से जो है मोटिवेशन और मोरल लेक्चर होने लगा, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें परिस्थिति के अनुसार होती है। परिस्थिति कौन सी है उस परिस्थिति पर भी बोलना जरूरी होता है, मुझे लगता है। तो नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। नेक्स्ट क्या है, हमारी जो अगली अपभ्रंश है वो है राजस्थानी। राजस्थानी, ये राजस्थानी अपभ्रंश नहीं, सॉरी, राजस्थानी जो है ये उपभाषा है। हमने उपभाषाओं की बोलियों को यहाँ पर पढ़ाने का इस समय ये टॉपिक चल रहा है ना। तो ये जो है ये क्या है, ये है राजस्थानी। अब यहाँ पर आप जो इसकी बोलियां हैं इनको याद करने का एक सरल तरीका है कि राजा मार मेवा माल ढूंढे जयपुर में, कि राजा मार मेवा माल। अब ये सोचेंगे ये क्या है, राजा मार मेवा यानी बहुत सारा मेवा, बहुत सारा मेवा, और माल ढूंढे, कहाँ ढूंढे, तो जयपुर में, ढूंढे जयपुर में। और इस तरह से ये बन गई ट्रिक। और इसमें जितनी बोलियां हैं मैं वो सब बता देती हूँ आपको। राजा से हो गया राजस्थानी, मार से हो गई मारवाड़ी, मार से मारवाड़ी, मेवा से मेवाती, मेवा से मेवाती, माल से मालवी, माल से मालवी, और ढूंढे से ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी, और जयपुर से जयपुरी। इस प्रकार से जितनी भी राजस्थान की बोलियां थी राजस्थानी भाषा की, वो सभी यहाँ पर आ गई। कितनी है? 5 हैं। कौन कौन सी? मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, ढूंढाड़ी और जयपुरी। राजा मार मेवा माल ढूंढे जयपुर में, यार आप ये भी कह सकते हैं राजा हमार मेवा माल ढूंढे जयपुर में। तो इससे हाथ जुड़ जाएगा, उसे थोड़ी सी जो है एक लय बन जाएगी, लेकिन उस हा को जोड़ने की जरूरत लगती नहीं है। तो मैंने ऐसे ही बना दिया कि राजा मार मेवा माल ढूंढे जयपुर में, या फिर ऐसे बना सकते हैं राजा मेवा माल मार ढूंढे जयपुर में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन तरीकों से अच्छे और बेहतर तरीके से चीजें याद कर सकते हैं। अगली ट्रिक है हमारी बिहारी उपभाषा वर्ग पर, जो कि है भोज मैथिली मगही में। उपभाषा है बिहारी, और इसकी जो ट्रिक है वो है भोज मैथिली मगही में। भोज मैथिली मगही में, इसको अलग करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा लिखने में हमने कंजेस्टेड थोड़ा कर दिया, लेकिन ध्यान रखें कि भोज मैथिली मगही में। भोज से क्या हो गया? भोजपुरी, भोजपुरी, मैथिली से मैथिली, और मगही से मगही। तो ये सभी भाषाएं जो हैं, जो बोलियां हैं, ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। और भोजपुरी, मैथिली, मगही ये सभी जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत। तो इस तरह से एक तरीका हमने यहाँ पर ढूंढ निकाला इनको और आसान तरीके से याद करने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर पहाड़ी। पहाड़ी हिंदी,
जिसकी ट्रिक है कुमायूं ने नेपाल में गढ़वाल देखा। ट्रिक है, हिंदी है पहाड़ी, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है कुमायूनी, यानी कि कुमायूं ने नेपाल में गढ़वाल देखा। नेपाल में गढ़वाल देखा। आज के इस वीडियो में हम पूरे टॉपिक भाषा विज्ञान के और बोलियों की पूरे टॉपिक को इस थर्ड पार्ट में खत्म करने वाले हैं, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है। लेकिन बिल्कुल निश्चिंत रहें कि आपका ये जो टॉपिक है वो यहाँ पर 3 वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि जितना भी अभी तक आपने पढ़ा और समझा है वो आपके लिए बहुत पर्याप्त है, लेकिन फिर भी अभी कुछ चीजें यहाँ पर छूट रही हैं जो कि है इनके क्षेत्र बोलियों की। हमने सारी बोलियों को यहाँ पर दे दिया जो कि 18 बोलियां हैं और 5 उपभाषाएं हैं, इन सबको आपने पढ़ लिया। कुमायूं से हो गई कुमायूनी, नेपाल से नेपाली और गढ़वाल से गढ़वाली। तो ये 3 जो कुमायूनी, नेपाली, गढ़वाली, ये सब पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा जो है इंटरेस्टिंग तरीके से हमने एक पंक्ति बनाई है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई है कि आपको आ जाए। और क्या आ जाए कि जितने भी क्षेत्र हैं जो कि प्रदेश हैं हिंदी भाषा के, उन प्रदेशों को आप कैसे तैयार करेंगे। तो उन प्रदेशों को तैयार करने के लिए हमने जो ट्रिक बनाई है वो ये है कि जैसे हम मान के चलते हैं कि ये हमारा मैप है, ठीक है, ये क्या है, ये हमारा मैप है। मैं मान के चलती हूँ ये दक्षिण दिशा है, ये है उत्तर, ये पूर्व है और ये है पश्चिम। अब हिंदी के क्षेत्र की बात अगर हम करें, यानी कि हिंदी के प्रदेशों की बात करें, अगर आपको उम्मीद है दिख रहा होगा कि हिंदी के प्रदेश, वैसे तो दुर्भाग्य रहा देश का कि पूरे देश की भाषा जो है वो राष्ट्रभाषा हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई, राजभाषा तक ही सीमित रह गई। और इसमें बहुत सारे जो है संशोधन और तरह तरह के जो है इस पे प्रयोग होते रहे, लेकिन अभी तक राष्ट्रभाषा होने का गौरव इसको प्राप्त नहीं हुआ। और इसके अलावा मतलब पूरे राज्य में, पूरे भारतवर्ष में हमें लगता है ऐसा कि हिंदी पूरे भारतवर्ष की भाषा है, लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन क्षेत्रों में हिंदी को बहुत ही हेय दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन हम अब क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश तो हिंदी का गढ़ माना जाता है, तो अभी इसी के साथ कौन कौन से प्रदेशों में हिंदी बोली जाती है इस पर हम बात करेंगे कि हिंदी में कौन कौन से प्रदेश आते हैं। तो पूर्व से पश्चिम से लेकर उत्तर से दक्षिण तक के कौन कौन से प्रदेश आते हैं, इनमें हम बात करेंगे कि पश्चिम में अम्बाला छावनी से लेकर के, पश्चिम में अम्बाला छावनी से लेकर के, यहाँ पर अम्बाला छावनी है पश्चिम में, यहाँ से लेकर के ये जो है जाती है पूर्णिया, यानी कि पश्चिम में पूर्णिया तक, पश्चिम में पूर्णिया और बंगाल तक, पश्चिम में पूर्णिया और बंगाल तक, ठीक है। अब यहाँ बात करेंगे उत्तर से लेकर के वो कहाँ जाती है, तो उत्तर के बद्रीनाथ से लेकर के, यानी कि उत्तराखंड के बद्रीनाथ से लेकर के ये जाती है मध्य प्रदेश के, यहाँ पर मान के चलते हैं कि मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश तक जाती है ये जो हिंदी भाषा है वो मध्य प्रदेश के खंडवा तक। यहाँ पर मध्य प्रदेश का खंडवा आया हुआ है, ठीक है, खंडवा एक स्थान है, वहां तक के ये बोली जाती है। क्या? तो बोली जाती है हिंदी भाषा, यानी कि अम्बाला छावनी से लेकर के यहाँ से चली, पूर्व में पूर्णिया बंगाल तक चली, उत्तर में बद्रीनाथ से लेकर के ये मध्य प्रदेश के खंडवा तक चली। दक्षिण भारत अभी अछूता है तो इसलिए ज्यादा इसकी जो है इसके प्रदेश ज्यादा यहाँ पर हैं। और प्रदेशों को याद करने के लिए भी मैंने एक ट्रिक बना रखी है, क्योंकि पूछे जाते हैं कि इसमें से कौन सा प्रदेश हिंदी के क्षेत्र से बाहर है या हिंदी इसमें इस क्षेत्र में इस प्रदेश में नहीं बोली जाती या बोली जाती है। इस तरह के जो प्रश्न आते हैं इसके लिए मैंने एक पंक्ति तैयार की है, वो पंक्ति आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो यहीं पर लिखती हूँ, थोड़ा सा इससे आपको एक हिंट मिलेगा और अच्छे से याद हो जाएगा। पंक्ति है, बिदिरा छउत्तर में, अच्छी लगे तो जरूर बताइएगा, बिदिरा छउत्तर में खंड झरा,
बिदिरा छ उत्तर में खंड झरा। अब पहले मैं इसको स्पष्ट करने की कोशिश करती हूँ, उसके बाद आगे चलूंगी। 2 पंक्तियां हैं, फिर लिख देती हूँ कि बिदिरा छ उत्तर में खंड झरा, हरि मध्य हिमाचल खंड उतरा। हरि मध्य हिमाचल खंड उतरा। हरि मध्य हिमाचल खंड उतरा। ठीक है, अब इतनी ये जो पंक्ति है इसमें हमने सारे प्रदेशों को समेट दिया है। जितने भी हिंदी के प्रदेश हैं ये सारे प्रदेश इसमें सिमट गए हैं। मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूंगी कि अभी कि कैसे आप सोच रहे होंगे कैसे इसमें इतने सारे प्रदेश आ गए, कि जितने जितने प्रदेश हिंदी भाषी हैं वो कौन कौन से प्रदेश हैं, तो मैं बताऊंगी आपको। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि बी से हो गया आपका बिहार। बिहार में हिंदी बोली जाती है, हिंदी भाषी क्षेत्र है। दी से हो गया दिल्ली। दिल्ली। रा से हो गया राजस्थान। बिदिरा। बिदिरा शब्द से 3 प्रदेश यहां पर आ गए, बिहार, दिल्ली, राजस्थान। छ उत्तर। छ से हो गया आपका छत्तीसगढ़। छ से छत्तीसगढ़। उत्तर से उत्तर प्रदेश, नीचे लिख देती हूं उत्तर प्रदेश। में से कुछ नहीं और खंड से कुछ नहीं, झरा। ठीक है, झरा से हो गया आपका यहाँ पर, ये झरा और खंड मिलकर के बना रहे हैं झारखंड। झारखंड में भी हिंदी बोली जाती है, झारखंड। अब आते हैं हरि से। हरि से है हरियाणा। हरि से हरियाणा। मध्य से मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। हिमाचल से हिमाचल प्रदेश। खंड उत्तरा। उत्तरा से उत्तराखंड। उत्तराखंड। और पंजाब में आप जानते हैं पंजाबी हिंदी बोली जाती है, यानी कि पंजाबी जो वहां बोली जाती है वो भी हिंदी का ही एक रूप है। तो ये जो है पंक्ति मैंने तैयार की है, आप लोगों को शायद अच्छी लगे जरूर लाइक शेयर करें। बिदिरा छ उत्तर में खंड झरा, हरि मध्य हिमाचल खंड उतरा। इसमें हमने हिंदी के समस्त प्रदेशों को यहाँ पर लेने की कोशिश की है कि जितने भी प्रदेशों में हिंदी बोली जाती है। बिदिरा यानी कि बिहार, दिल्ली, राजस्थान। छ उत्तर यानी कि छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। खंड झरा झारखंड। हरि से हरियाणा। मध्य से मध्य प्रदेश। हिमाचल से हिमाचल प्रदेश। खंड उत्तरा से उत्तराखंड। इस प्रकार से हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको ये जो भाषा विज्ञान की जो क्लास थी, जो बोलियां थी, बोलियों की अपभ्रंश से जो प्रसूता है अपभ्रंश उसके बारे में और पूरे प्रदेशों के बारे में बात की है। तो अभी हम इसका एक बार चलते चलते रिवीजन करके चलते हैं कि कैसे हमने 8 पेजों में क्या क्या पढ़ा दिया है। तो आप देख सकते हैं एक बार एक नजर में फिर से इसको रिवीजन कर सकते हैं। सबसे पहले हमने शुरू किया था भारतीय आर्य भाषाओं के टॉपिक को। भारतीय आर्य भाषा यानी कि भारोपी परिवार। अब इनमें प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा, आधुनिक आर्य भाषा, ये तीनों आई। प्राचीन आर्य भाषा के अंतर्गत वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत आई। इसके बाद आई हिंदी की उत्पत्ति की बात करें, विकास परंपरा की बात करें तो वैदिक संस्कृत, फिर वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत, लौकिक से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अहोट और उससे हिंदी जो है इसकी विकास परंपरा चली है। पाली को प्रथम प्राकृत कहते हैं और प्राकृत को द्वितीय प्राकृत भी कहते हैं। नेक्स्ट हम चले, यहाँ से हमने शुरू किया अपभ्रंश। जितनी भी अपभ्रंश हैं ये सौर श्रेणी जितनी भी है, मतलब अपभ्रंश जो भी निकली सौर श्रेणी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। सौर यानी कि सौर श्रेणी, पहाड़ी से पहाड़ी हिंदी, राज से राजस्थानी, पश्चिमी से पश्चिमी हिंदी, गुंजा से गुजराती। सौर पहाड़ी हिंदी का राज पश्चिमी में गुंजा। ये उपभाषाएं और बोलियों को हमने यहाँ पर देखा। ये सभी जो है उपभाषाओं और बोलियों का ही ट्रिक है और इसमें भी सारी बोलियों को ही लेने की कोशिश की गई है, सारी बोलियों को स्पष्ट किया गया है। इसमें भी सभी बोलियों को ही स्पष्ट किया गया है। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर कहाँ पहुंचे, हम पहुंचे यहाँ पर उत्तर प्रदेश बद्रीनाथ, अम्बाला छावनी से लेकर के पश्चिम में, अम्बाला छावनी से लेकर के पूरब में पूर्णिया बंगाल तक के हिंदी का प्रदेश है और बद्रीनाथ से लेकर के मध्य प्रदेश में खंडवा तक के ये हिंदी का प्रदेश है। और इसके लिए हमने हिंदी के प्रदेशों के लिए एक जो है पंक्ति भी आप तक पहुंचाई है। तो आप सभी समझ रहे होंगे कि ये जो है आपके लिए बहुत अच्छे से यहाँ पर जो क्लास दी गई है भाषा विज्ञान का पार्ट 3, इसे आप लोगों को अपने पास सेव रखना है।
अपने पास जो है अच्छे से इसके नोट्स बना लेने हैं और उसके साथ जब भी आप परीक्षा में जाएं अच्छे से तैयारी करके तो इसको रिवाइज करके ज़रूर जाएं, रिवीजन करके ज़रूर जाएं। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। आई हो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और साथ में हमारे एप्लीकेशन से भी जुड़ें, हमारे पेड बैच से भी जुड़ें। साथ में जो भी यूट्यूब पर अभी हमारी जो डेमो क्लासेस चल रही थी, ये 3 डेमो क्लासेस हमारी हो गई। इसके बाद में हम अभी क्वेश्चन आंसर पे आएंगे, यानी कि हम जो पब्लिकली यहाँ पे क्लासेस करवाएंगे वो सभी क्लासेस नहीं होंगी बल्कि हमारी क्वेश्चन सीरीज होगी, जिसमें कि हम क्वेश्चन करवाएंगे डेली टॉपिक पर उठा करके किसी न किसी टॉपिक पर। और जितनी भी क्लासेज हमारी थ्योरिकल क्लासेज होंगी वो सारी एप्लीकेशन पर होंगी। तो आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, वहां पर जरूर देखें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी के साथ। अभी जो है आप सबसे विदा चाहती हूँ। धन्यवाद सभी को। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शुभ संध्या।